हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमांशु सिंगल और मैं आपके साथ एक बार फिर से जुड़ चुकी हूँ एक और नई वीडियो लेकर। और ये वीडियो हम दिखाने जा रहे हैं आपको बीए थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर। बुक का नाम है हमारा क्लासिकल लिटरेचर एंड हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ये बीए थर्ड ईयर की फर्स्ट बुक है जिसकी हम आज आपको कराने जा रहे हैं। इस वीडियो में आज हम यूनिट 7 देखेंगे जिसमें हम आपको पूरी यूनिट 7 कंप्लीट करा देंगे। इसमें आपको ये ग्रोथ ऑफ विक्टोरियन लिटरेचर्स है एंड प्री रैफेलाइट पोएट्री और 1990, ये तीन ही है और इन तीनों को मैं आपको पूरा कंप्लीट करा दूंगी इसी वीडियो में। आपको दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका पूरी 7th यूनिट आज इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को पूरा देखना, आपका पूरा समझ में आ जाएगा। मैंने पूरे अच्छे से बना रखा है। पूरी 6 यूनिट मैंने पहले ही वीडियो डाल रखी है। इसके प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से इसे आराम से देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखी है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। द विक्टोरियन एज। विक्टोरियन एज हम उस एज को कहते हैं जब तक क्वीन विक्टोरिया ने राज किया है, उस पूरी एज को हम विक्टोरियन एज के नाम से जानते हैं। तो अब देख लेते हैं इसमें क्या लिखा है। द रीजन ऑफ क्वीन विक्टोरिया विच एक्सटेंडेड फ्रॉम 1837 टू 1901 इज रेफर टू विक्टोरियन एज। यानी विक्टोरियन एज ने जिस एज में रीजन किया है, मतलब शासन किया है, एक्सेंड, और वो एज है फ्रॉम 1837 टू 1901 तक। तो 1837 से 1901 तक क्वीन विक्टोरियन एज ने रीजन शासन किया है और इस एज को हम विक्टोरियन एज के नाम से जानते हैं। एज को एक या दो शब्दों में करेक्टराइज करना, एक या दो सेंटेंसों में करेक्टराइज करना संभव नहीं है, बहुत ही डिफ़िकल्ट है, क्योंकि प्रत्येक पीरियड अपना हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चर फैक्टर्स लेकर होता है, उसमें काफ़ी चेंज होते हैं। तो किसी भी एज को एक या दो शब्दों में करेक्टराइज करना संभव नहीं है। हम विक्टोरियन एज को पीरियड ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी के नाम से भी जानते हैं और इसे हम साथ ही साथ एज ऑफ प्रोज एंड नोवेल के नाम से भी जाने जाते हैं, क्योंकि इसमें प्रोज और नोवेल का बहुत अधिक विकास हुआ था और इसमें पीस, शांति और प्रॉस्पेरिटी, इसलिए हम इस एज को पीस एंड प्रॉस्पेरिटी के इससे भी एज के नाम से भी जानते हैं। द विक्टोरियन एज इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड के इतिहास में विक्टोरियन एज एक बहुत ही रिमार्केबल पीरियड था। अब हम देख लेते हैं इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी विक्टोरियन लिटरेचर की। रियलिज्म फर्स्ट थी हमारा रियलिज्म। इस पूरे लिटरेचर में हम रियलिज्म देखते हैं, जो भी बेस्ड था पूरे रियलिटी पे बेस्ड था। रियलिटी पे ड्रामा और नॉवल लिखे जाते थे, जो भी होता था रियलिटी पे लिखा जाता था। नॉवल में कोई भी फिक्शनल लाइफ होता है, फोकस ऑन द सिटी लाइफ पर फोकस किया गया था। फोकस्ड ऑन द पेन ऑफ कॉमन्स के पेन पर फोकस किया था कि क्या स्लम्स, डिसीज, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, डेथ कैसे कॉमन पीपल इनका सामना कर रहे हैं, उस पर लिखा जाने लगा था। कॉमन लोगों की डिफ़िकल्टी पर क्या क्या वे फेस कर रहे हैं, है ना। ठीक है। कॉम्प्लेक्स एज, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स एज थी। पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, ये पूरी एज पीस एंड प्रॉस्पेरिटी की थी। द विक्टोरियन एज वॉज एसेंशियल पीरियड ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी फॉर इंग्लैंड। The German war, of course, caused stirres in England, but its effects were soon forgotten, and soon England felt safe against any revolutionary upsurge, मतलब लहर होता है। On the whole, it was comparatively peaceful reason। मतलब इसमें जर्मन की वॉर भी हुई थी पर लेकिन उसे सिर ही भुला दिया गया था, और यह इसलिए हम कह सकते हैं ये पूरा एज पीस और प्रॉस्पेरिटी का था। हालांकि इसमें वॉर भी हुई थी पर लेकिन उनका इतना कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। द टू मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ विक्टोरियन एज वर द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड द प्रोग्रेस ऑफ डेमोक्रेसी। दो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं, याद रख लेना आप। सिक्स्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारी
द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इसमें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का विकास हुआ था, क्वेश्चनिंग ऑन रिलीजन्स पर सवाल किए जाने लगे थे, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सोशल रिफॉर्मर, इसका सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सोशल रिफॉर्मर का जन्म हुआ था। ठीक है, और आप इसमें थोड़ा सा और लिख सकते हैं मीनिंग में, इसमें पूरा अच्छे से डिफाइन कर रखता है, आप उसमें ही से ऐड कर लेना, मैंने इसे बाद में भूल गई थी, है ना, तो आप इसे उसमें ही ऐड कर लेना मीनिंग में, ये पूरा इसमें थोड़ा सा मीनिंग और खोल के दे रखा है। ठीक है, बैक या चाहे आप इसका हेडिंग को डाल देना, बैकग्राउंड ऑफ विक्टोरियन पीरियड, या कुछ व्हाट इज़ विक्टोरियन पीरियड, मीनिंग ऑफ विक्टोरियन पीरियड, वो तो मीनिंग ऑफ विक्टोरियन पीरियड में आप डाल देना मीनिंग क्या था, जैसे व्हाट इज़ विक्टोरियन पीरियड है ना, ऐसे समथिंग करके आप इसे भी डाल देना। द विक्टोरियन पीरियड ऑफ लिटरेचर कंसिडर्ड विद द ईयर ऑफ क्वीन विक्टोरिया रूल्ड ग्रेट ब्रिटेन, जब ग्रेट ब्रिटेन पर क्वीन विक्टोरियन ने रूल किया था, उस पूरे एज को हम विक्टोरियन एज के नाम से जानते हैं। द पीरियड वॉज मार्क्ड बाय मैनी इंपॉर्टेंट चेंज, इस पीरियड में काफ़ी इंपॉर्टेंट चेंज हुए थे इन द साइंटिफिक, इंडस्ट्री और पॉलिटिकल फील्ड में। ड्यूरिंग द ईरा, इस ईरा में ब्रिटेन वॉज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ रेगुलर, इस ईरा में जो ब्रिटेन वॉज ट्रांसफर्ड हो गया था फ्रॉम अ रूरल एग्रीकल्चर सोसाइटी से अर्बन इंडस्ट्रियल वन में। ठीक है, एजुकेशन स्टार्टेड स्प्रेडिंग, एजुकेशन फैलने लगी थी ऑल अराउंड, हर जगह। स्ट्रीमिंग प्रिंटिंग प्रेस मेड द प्रोडक्शंस ऑफ बुक मच चीपर्स, प्रिंटिंग प्रेस का उस समय वो हो गया था, क्या कहते हैं, आविष्कार उससे पहले ही हो गया था, तो उसके कारण बुक काफ़ी सस्ते प्राइस पर मिलने लगी थी। द कंडीशंस ऑफ वुमेन वॉज नॉट गुड, जो वुमेन की कंडीशन थी तो उस समय गुड नहीं थी, अच्छी नहीं थी। द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर इंक्रीज्ड, रिच एंड पुअर के बिटवीन गैप बढ़ रहा था। डिसीज वर स्प्रेडिंग, बीमारियां फैल रही थी। अनएम्प्लॉयमेंट वॉज अ मेजर इशू, अनएम्प्लॉयमेंट उस समय का मेजर इशू था ऑफ दैट टाइम, उस समय का। ठीक है, तो आप इसे मीनिंग में ऐड कर लेना। फिर आ जाएगा नॉवल इन द 19th सेंचुरी और विक्टोरियन एज, नॉवल की क्या दिशा थी 19th सेंचुरी और विक्टोरियन एज में, इसे पूरा बताया ना, देखो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये पूछ रहा है ग्रोथ ऑफ विक्टोरियन लिटरेचर, है ना, प्रोज, पोइट्री, ड्रामा एंड नॉवल, नॉवल में इनकी कैसी ग्रोथ हुई थी विक्टोरियन एज की, विक्टोरियन पीरियड लिटरेचर की, तो हमें ये भी बताना पड़ेगा। हमने तो पहले उसका मीनिंग देख लिया है, कैरेक्टरिस्टिक्स देख ली है, अच्छी बात है, अब हम इसका ग्रोथ देख लेंगे, प्रोज, पोइट्री, ड्रामा एंड नॉवल में इसका कैसी ग्रोथ हुई थी। तो हम देख लेते हैं नॉवल में विक्टोरियन एज क्या था 19th सेंचुरी में, नॉवल इन 19th सेंचुरी और विक्टोरियन एज, ग्रोथ ऑफ नॉवल, जैसे भी क्वेश्चन आया आप उसके हिसाब से लिख देना। ठीक है, द विक्टोरियन एज वॉज अ ग्रेट एज ऑफ इंग्लिश नॉवल का एक महान ग्रेट एज थी, महान पीरियड था। इन विक्टोरियन एज में प्रोटोगोनिस्ट यूजुअली, जो प्रोटोगोनिस्ट थे वो यूजुअली मिडिल क्लास सोसाइटी से बिलोंग करते थे। 19th सेंचुरी ऑन द विक्टोरियन एज इन इंग्लैंड लिटरेचर इज रिमार्केबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नॉवल, जो 19th सेंचुरी है विक्टोरियन एज की, 19th सेंचुरी और द विक्टोरियन, क्योंकि हम 19th सेंचुरी को ही विक्टोरियन एज के नाम से जानते हैं, तो 19th सेंचुरी और द विक्टोरियन एज जो थी इंग्लिश लिटरेचर की, वो जानी जाती थी डेवलपमेंट ऑफ द नॉवल, यानी उस समय से मैंने आपको बताया था कि इसे हम प्रोज, ग्रोथ ऑफ प्रोज एंड नॉवल के नाम से भी जानते हैं, क्यों इस एज को, क्योंकि इसमें प्रोज और नॉवल का काफ़ी विकास हुआ था। तो यही कह रहे हैं इसमें रिमार्केबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नॉवल, चाहे उसमें वो लाइन भी आप इसमें ऐड कर देना। देयर वॉज टू क्लियर सेंटिमेंटल्स इन द इंग्लिश नॉवल्स एट द बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी, इसे आप रहने देना। ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ इसमें आपको क्या क्या लिखना है, मैं आपको एक एक लाइन बताऊंगी आपको कौन कौन सी लिखनी है, तो इसमें तो आप यहाँ से लिख देना बस, रिमार्केबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नॉवल। फिर इसके आगे आप लिखना है ना विक्टोरियन नॉवलिस्ट कौन कौन से थे। चार्ल्स डिकेन हिज अर्ली डेज वर स्पेंट इन अ प्रोग्राम, उसके जो अर्ली लाइफ थी उसके बारे में आप थोड़ा सा राइटर के बारे में लिख देना। हिज अर्ली लाइफ स्पेंट इन अ प्रोग्राम, उनकी जो शुरुआती लाइफ थी प्रॉब्लम में गुजरी थी। चार्ल्स डिकेन हैज़ बीन विदड्रॉ, इन्हें निकाल दिया गया था स्कूल से, एंड हिज फादर वेंट टू अ प्रिजन, और उनके फादर जेल में चले गए थे फॉर डेप्थ खर्चे के कारण। हिज फर्स्ट नॉवल, उनका जो पहला नॉवल था द पिकविक पेपर वॉज ओवरनाइट सक्सेस, एक रात में ही उसे सक्सेस प्राप्त हो गई थी। लेटर ही
ही पब्लिश्ड हिज नॉवल ओलिवर ट्विस्ट, फिर उन्होंने ओलिवर ट्विस्ट नॉवल को पब्लिश कराया था। आई स्टोरीज ऑफ अ ऑर्फन एंड हिज स्ट्रगल, इसमें एक कहानी है ऑर्फन एक अनाथ बच्चे की और उसके स्ट्रगल के बारे में। ब्लीक हाउस, इसे आप रहने देना। डेविड कॉपरफील्ड, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, है ना, 3-4 याद कर लेना। द पिकविक पेपर फर्स्ट था। ओलिवर ट्विस्ट, ये एक अनाथ बच्चे की स्टोरी है जिसमें वो स्ट्रगल दिखाया गया है कि कैसे वे स्ट्रगल करता है। डेविड कॉपरफील्ड और ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, ठीक है, आप ये देख लेना। फिर आ जाएगा हमारा विलियम्स मैकपीस थाकरे, नॉवलिस्ट, विक्टोरियन नॉवलिस्ट। इनके राइटर को नेम अच्छे से याद कर लेना। थोड़ा सा चार्ल्स डिकेंस की थोड़ा बता रही हूँ, यहाँ भी आप देख लेना अच्छे से। इन इज ओल्ड फैशन ही इज़ द मोस्ट नोटेड फॉर द सैटिकल वर्क, बस इसका आप यह देख लेना। इसका वर्क है वैनिटी फेयर, विलियम मैकपीस ठाकरे, और इसका फेमस वर्क है वैनिटी फेयर बस। जॉर्ज इलियट, मैरी एना, इसे चाहे आप छोड़ भी देना, एक को आप छोड़ देना, 3 याद कर लेना बहुत है। ये आप देखेंगे तो जॉर्ज इलियट, मैरी एना और इवास, इनके 2 वर्क है, मैरी एना एंड इवास। फिर आ जाएगा हमारा जैन ऑस्टन, नॉवलिस्ट, ये तो विक्टोरियन एज की महान नॉवलिस्ट है, तो इन्हें आप अच्छे से देख लेना। हिज नॉवेल्स आर सेंस एंड सेंसिबिलिटी, आपके सिलेबस में भी है, और इनका प्ले है प्राइड एंड प्रेजुडिस जो आपके सिलेबस में है। सेंस एंड सेंसिबिलिटी, प्राइड एंड प्रेजुडिस, मैन्सफील्ड पार्क, एमा, नॉर्थएंगल एबे और परसुएशंस, ये प्ले हैं इनके। इसके बारे में मैंने आपको इससे पहले वीडियो में आपको बताया भी है जैन ऑस्टन के बारे में, चाहे आप इसमें वो भी ऐड कर देना। तो ये तो हो गया नोवेल के बारे में। हम देख, फिर आ जाएगा हमारा ड्रामा इन द विक्टोरियन एज। ड्रामा कैसा था विक्टोरियन एज में और 19th सेंचुरी, क्योंकि हम 19th सेंचुरी को ही विक्टोरियन एरा के नाम से जानते हैं। द यूज़ ऑफ एवरीडे, और इसमें हम एवरीडे इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ हो रहा था ड्रामा को लिखने में, और जो पोइट और प्रोज राइटर थे वे ड्रामा को लिख रहे थे, ठीक है, विक्टोरियन, है ना। बस इसमें आप 2 बात याद रख लेना, पोइट और प्रोज राइटर ड्रामा को लिख रहे थे, और इसमें एवरीडे इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ हो रहा था, और इसमें आप राइटर याद रख लेना ऑस्कर वाइल्ड और चार्ल्स डिकेंस। चाहे आप इसे ड्रामा को छोड़ देना, ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें आप देख लेना। तो क्या, एक तो नोवेल और एक प्रोज, ठीक है। अब हम देखते हैं पोइट्री। पोइट्री में दे रखा है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, इसमें राइटर को ही दे रखा है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के बारे में। ही वॉज अ फेमस पोइट ऑफ द विक्टोरियन एज, ये एक फेमस पोइट था विक्टोरियन एज का। ही वॉज नॉट ओनली अ पोइट बट आल्सो अ वॉइस ऑफ पीपल, ये केवल एक पोइट नहीं था, एक आवाज़ थी लोगों की, एक्सप्रेसिंग देयर ग्रीफ, जो अपने ग्रीफ, दुख को एंड पेन को बताती थी। हिज लाइफ पोएम्स उनकी जो फर्स्ट पोएम थी वो थी टू ब्रदर्स। ही वॉज अ वेरी शाय, वे बहुत ही शर्मीले थे नेचर में। टेनिसन्स रेपुटेशंस एज अ पोइट इंक्रीज एट कैम्ब्रिज, यानी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एज अ पोइट उनकी रेपुटेशंस हुई थी, यानी बढ़ी थी, यानी एज अ पोइट वे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाने लगे थे। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जॉइन कैम्ब्रिज वेयर ही मेट, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन से कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ज्वाइन की थी जहाँ पर वे ऑर्थन हैरी हेलन से मिले थे। दे बिकम फ्रेंड्स, और वे फ्रेंड्स बन गए थे। ही लेफ्ट कैम्ब्रिज, और फिर उन्होंने बीच में ही कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को छोड़ दिया था विदाउट टेकिंग अ डिग्री लिए बगैर। इन 1833 हिज फ्रेंड ऑथर्स हेनरी हेलन डाइड, और 1883 में उनका फ्रेंड ऑथर्स हेनरी हेलन की डाइड हो गई थी। उनके दुख में उन्होंने ब्रीक पोएम लिखी थी। इज अ पोएम वॉज अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन रिटन ड्यूरिंग द अर्ली 1835, जो अर्ली 1835 में लिखी गई थी। 1833 में उनकी डेथ हो गई थी अर्ली 1833 में उनकी फ्रेंड की डेथ हो गई थी। फिर 1885 में उन्होंने पोएम लिखी थी उनके फ्रेंड के दुख प्रकट करने के लिए, ठीक है, एंड पब्लिश्ड इन 1842, और 1842 में पब्लिश हो गई थी। द पोएम डिस्क्राइब टेनिसन फीलिंग, और इस पोएम में टेनिसन की फीलिंग डिस्क्राइब होती है। ऑफ लूज आफ्टर ऑर्थी हेलन डाइड, अपने फ्रेंड को खोने की, मतलब उनकी मृत्यु हो गई थी ना, तो उनके फ्रेंड को खोने का दुख इसमें प्रकट होता है पोएम में। टेनिसन वॉज अवॉर्डेड द टाइटल ऑफ द पोइट लॉरेंस, और टेनिसन को अवार्ड दिया गया था द पोइट ऑफ लॉरेंस से इस पोएम के लिए। तो
तो एक ही पोइट है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, आप इसे ही देख लेना, या तो इसके बारे में लिख लेना, मैंने आपको पूरा तो बता दिया है, ठीक है। एक और लिख लेना, सॉरी, रॉबर्ट ब्राउनिंग, ये भी एक पोइट है, अच्छे हैं। ही वॉज अ फॉलो पोइट ऑफ अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, ही अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के फॉलो पोइट थे। ही वॉज अ सोशल इन नेचर, ये सोशल थे, उनके उल्टे थे। ही स्ट्रगल हार्ड, उन्होंने स्ट्रगल हार्ड किया था टू सक्सेस पाने के लिए। हिज राइटिंग स्टाइल वॉज नॉट क्लियर, उनका राइटिंग स्टाइल क्लियर नहीं था। बोरोइंग वॉज इन्फ्लुएंस स्ट्रॉन्गली बाय, और जो बोरोइंग थे, रॉबर्ट बोरोइंग, वो इन्फ्लुएंस थे पीबी शैले से। द ड्रामेटिक मोनोलॉग वॉज इंट्रोड्यूस इन इंग्लिश लिटरेचर ड्यूरिंग द विक्टोरियन पीरियड, और ड्रामेटिक मोनोलॉग था इंट्रोड्यूस किया गया था इंग्लिश लिटरेचर में विक्टोरियन पीरियड के समय। किसके द्वारा? और बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग द्वारा। रॉबर्ट ब्राउनिंग एंड एलिजाबेथ वर सीक्रेटली मैरिड एट अ मैरीलेबन चर्च, उनको रॉबर्ट ब्राउनिंग और एलिजाबेथ ने सीक्रेटली मैरिड कर ली थी विदाउट फादर परमिशन, विदाउट अपने फादर की परमिशन लिए बगैर। लेटर दे लव टू इटली, और फिर वे बाद में इटली भाग गए थे। वेयर दे स्पेंड 15 ईयर, जहाँ पर उन्होंने 15 ईयर स्पेंड किए गए थे, अनटिल एलिजाबेथ के डेथ तक। इन 1866 में एलिजाबेथ की डेथ हो गई थी। हिज फेमस वर्क हैं मैन एंड वुमेन एंड द रिंग एंड द बुक ETC, ये इनके पूरे वर्क हैं। इसमें एक और पॉइंट दे रखा है, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, इनकी फेमस बुक है हाउ डू आई लव दी, ये फेमस बुक है, आपने पढ़ी भी होगी, मतलब पोएम है, पढ़ी भी होगी आपने। फिर आ जाएगा हमारा मैथ्यू अर्नोल्ड डोवर बीच, इनकी फेमस पोएम है, ये भी आपने आई थी, पढ़ी होगी आपने, ठीक है। तो यही हमारे 4 पॉइंट थे, इनके बारे में बस आप देख लेना। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन मैंने आपको पूरा अच्छे से बता दिया। रॉबर्ट ब्राउनिंग आ गया, तो इनके पॉइंट के बारे में लिख देना आप। एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग पढ़ लेना आप इसे, और मैथ्यू अर्नोल्ड, ठीक है। ये 4 पॉइंट थे। अब हमारा आ जाता है प्रोज इन विक्टोरियन इरा। द विक्टोरियन एज आल्सो नोन एज द एज ऑफ टेनिसन, जो विक्टोरियन एज है इसे हम टेनिसन के एज से भी जानते हैं। इन इंग्लिश लिटरेचर में इट इज़ करेक्टराइज्ड एज अ पीरियड ऑफ डेमोक्रेसी, ये करेक्टराइज है पीरियड एज अ डेमोक्रेसीज एंड रिफॉर्मर। द प्रोज लिटरेचर ऑफ विक्टोरियन इरा इज़ एमर्सली रिच, तो प्रोज लिटरेचर है विक्टोरियन इरा में वो रिच और वेराइड है। इट वॉज एसेंशियल एन इरा ऑफ प्रोज एंड नॉवल, ये एक प्रोज एंड नॉवल का युग है। ड्यूरिंग दिस पीरियड हिस्टोरिकल प्रोज वॉज अबंडेंटली राइटर, हिस्टोरिकल प्रोज वॉज लिखा गया था प्रचुर मात्रा में, रिटर्न लिखा गया था, ठीक है। फिर तो इसके जो राइटर हैं थॉमस कास्ले, और इतना इनके बारे में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप चाहे तो देख लीजिए, मैं आपको बता रही हूँ। जॉन रक्सिन, एक बार बस इनके आप नाम याद कर लीजिए, है ना। मैथ्यू अर्नोल्ड, और आ जाएगा हमारा लास्ट RL स्टीवेंसन। तो ये हमारा हो गए इसके प्रोज इन विक्टोरियन ड्रामा के पॉइंट। तो हमारा ये विक्टोरियन इरा ख़त्म होता है। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट पे। तो आ जाता है हमारा नया टॉपिक, प्री रैफेलाइट पोइट्री और प्री रैफेलाइट मूवमेंट और प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड, यानी हम इसे प्री रैफेलाइट पोइट्री बोले या प्री रैफेलाइट मूवमेंट बोले या प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड बोले, बात एक ही है। द प्री रैफेलाइट आल्सो नोन एज प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड के नाम से भी जाना जाता है। वॉज अ ग्रुप ऑफ इंग्लिश आर्टिस्टिक, मतलब ये एक ग्रुप ऑफ, ये कुछ लोगों का ग्रुप था जिसे हम प्री रैफेलाइट बोलते हैं, पोइट्री बोलते हैं। वॉज अ ग्रुप ऑफ इंग्लिश आर्टिस्ट, ये एक ग्रुप है इंग्लिश आर्टिस्ट का जिसमें इंक्लूडेड है पोइट, पेंटर्स एंड क्रिटिक्स, विच वॉज फाउंडेड इन 1848, जो 1848 में फाउंडेड हुआ था। इट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिस्टिक ग्रुप ऑफ द 19th सेंचुरी, ये 19th सेंचुरी का एक इम्पोर्टेंट आर्टिस्टिक ग्रुप है। द प्री रैफेलाइट मूवमेंट वॉज ओरिजिनली नॉट अ लिटरेरी, जो प्री रैफेलाइट मूवमेंट है एक ओरिजिनली लिटरेरी मूवमेंट नहीं है बट एन आर्टिस्टिक मूवमेंट है, बट लेटर आल्सो मेड इन सेल्फ फेल्ट इन इंग्लिश पोइट्री, बट बाद में ये इंग्लिश पोइट्री मतलब ये लिटरेरी मूवमेंट हो गया था।
फिर आ जाएगा द मूवमेंट वो स्टार्टेड बाय 7 विक्टोरियन पोइट। ये 7 विक्टोरियन पोइट और पेंटर के द्वारा मूवमेंट स्टार्ट किया गया था। द प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड वॉज फॉर्म्ड बाय, जो प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड है वे पाया गया था, मतलब जिसने खोजा था, बाय दांते गैब्रियल रोस्टी, विलियम होलमैनहंट और जॉन एवर्ट मिलास। ठीक है। द पेंटर जेम्स कॉलिंसन, द पेंटर्स एंड क्रिस्ट एवजिस्टमसन एंड सेकल थॉमस फॉल। इसे आप छोड़ देना, इस वाले यहाँ तक थोड़ा सा इसमें पोइट के नाम है तो इसे छोड़ देना, इतना ज़रूरत नहीं है, बस ये पॉइंट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, देख लेना बस आप एक बार। ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड ऑफ राफेल एंड इवन आफ्टर द टाइम पीरियड ऑफ राफेल द आर्ट हैड बिकम आर्टिफिशियल्स, यानी ये कह रहा है राफेल के समय में और उसके बाद में आर्ट जो थी वो आर्टिफिशियल नकली हो गई थी, मेटलिस्टिक हो गई थी ऑन द अदर हैंड। और दूसरी तरफ द आर्ट ऑफ बिफोर राफेल, और जो राफेल से पहले थी सिंपल और रियलिस्टिक थी, नेचुरल थी। इट वॉज रियलिस्टिक अगेंस्ट द, इट वॉज अ रिएक्शन, ये रिएक्शन अगेंस्ट द मेटेरियलिस्टिक आर्टिफिशियल्स एंड अनरियलिस्टिक आर्ट ऑफ विक्टोरियन एज। यह एक विक्टोरियन जो हमारा मेटेरियलिस्टिक और आर्टिफिशियल था उसके खिलाफ एक मूवमेंट था। द प्री रैफेलाइट डिज़ायर टू सी द पोइट्री वॉज पेंटिंग टेकन बैक टू द प्योरिटी। वे चाहते थे कि वे पेंटिंग को बाद में फिर प्योरिटी और सिंपलिसिटी की तरफ ले जाएं, ये इसके खिलाफ मूवमेंट था प्री रैफेलाइट। Sensation, naturalistics and realistic, which characterize the art of the Italian artist. The pre-Raphaelite movement was not only limited to painting. जो pre-Raphaelite movement था वो painting तक सीमित नहीं था, but it also made itself felt into a English poetry. In poetry, the movement come in the shape of a revolt against contemporary poetry. तो जो पोइट्री में है ये मूवमेंट जो है इस शेप में आया, ये विद्रोह था कंटेम्प्रेरी पोइट्री के खिलाफ, जो फुल ऑफ ट्रेडिशन एंड ऑर्डिनरी प्रॉब्लम ऑफ द सोसाइटी। To justify their idea, the Pre-Raphaelite studies their own magazine entitled, अपने आइडिया को जस्टिफाइड करने के लिए Pre-Raphaelite ने स्टार्ट किया था their own magazine entitled, जिसका टाइटल था द जर्म्स, बट अनफॉर्चुनेटली जो ये अनफॉर्चुनेटली द पीरियोडिकल डिडंट फैच मैच सक्सेस, पर लेकिन इस जो मैगज़ीन है इसने सक्सेस प्राप्त नहीं कर पाया, ये अनफॉर्चुनेटली बिकॉज इट डिडंट सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि यह लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर पाया। द प्री रैफेलाइट आल्सो फाउस्ड a strong criticism from a contemporary poet and artist, और प्री-रैफेलाइट ने फेस किया है स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म, विद्रोह फ्रॉम द कंटेम्प्रेरी पोइट और आर्टिस्ट से, मतलब प्री-रैफेलाइट मूवमेंट ज़्यादा समय तक चल नहीं पाया, इसका विद्रोह कर दिया था। बाय 1854 द ब्रदरहुड वॉज डिसबैंड, 1854 में ब्रदरहुड डिसबैंड हो गया था। ऑल्दो शॉर्ट लिव, कुछ थोड़े ही समय तक जिया है, पर लेकिन प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड आइडियाज़ एंड मेंबर्स हैड अ लास्टिंग इम्पैक्ट, पर लेकिन इसके आइडियाज़ और मेंबर के लास्टिंग इम्पैक्ट पड़े हैं। मतलब जो प्री रैफेलाइट पोइट थे वे जो मिडल वेज यानी जो राफेल से पहले पोइट्री थी उसके तो फेवर में थे, पर लेकिन जो उसके राफेल के टाइम में और उसके बाद में जो पोइट्री हो गई थी ना मेटेरियलिस्टिक और आर्टिफिशियल्स, वे उसके खिलाफ थे, 2-3 लाइन में अगर हम कहें तो। ठीक है। फिर आ जाएंगे अब हम इसके फीचर्स, इसकी करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स क्या थी। ठीक है, अब हम ये देखेंगे इसकी फीचर्स और करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। फीचर्स, ब्रेक विद ट्रेडिशनल, इसने ट्रेडिशन को तोड़ दिया था। द प्री रैफेलाइट पोएट्री वॉक विद द सेट ऑफ ट्रेडिशंस, आपको देख लेना, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लिख रखा है। इसने ट्रेडिशन को तोड़ दिया था। द ग्रुप रिवोल्ट अगेंस्ट द ओवर कंसर्न्स ऑफ द पोइट रिगार्डिंग कंटेम्प्रेरी सोशल पॉलिटिकल प्रॉब्लम कंसिक्वेंसेस। नॉन ऑफ द प्री रैफेलाइट concerned himself with the ordinary issues of that time, but they escaped in their own dream world.
ठीक है। फिर आ जाएगा रिटर्न टू मिडेवलिज्म, मतलब इन्हें पीछे जाना था, राफेल से पहले क्या था, मिडेवलिज्म था, उसे इन्हें उसमें जाना था, वे उसके फेवर में थे। और जो राफेल का टाइम था उस समय और उसके बाद की जो पोइट्री प्रचलित थी उसके अनफेवर में थे। तो रिएक्शन अगेंस्ट आर्ट फॉर लाइफ से, उनका कहना था कि जो लाइफ है, जो आर्ट है लाइफ से को करें, यानी ये हमारे ऑर्डिनरी प्रॉब्लम ऑफ द सोसाइटी, ये ऐसी हो जो हमारी ऑर्डिनरी प्रॉब्लम ऑफ द सोसाइटी को लिख के। ऑन द अदर हैंड द प्री-रैफेलाइट बिलीव दैट द मेन पर्पस ऑफ द आर्ट इज़ टू प्लीज ऑडियंस, जो मेन पर्पस होता है वो आर्ट को पोइट्री का लोगों को खुश करना होता है, एंड टू मेक फील गुड, और उन्हें अच्छा महसूस कराना होता है। दे वर द सपोर्टर्स ऑफ आर्ट फॉर द आर्ट शेक, वे सपोर्टर थे आर्ट फॉर द आर्ट शेक के लिए हो, एंड दे रिवोल्ट अगेंस्ट द आर्ट फॉर द लाइफ शेक, कि जो हो आर्ट हो लोगों को खुश करने के लिए हो, ना कि उनकी लाइफ शेक के लिए हो। फोर्थ है हमारा विजुअल प्रेजेंटेशन। द प्री-रैफेलाइट वर आर्टिस्टिक एंड पेंटिंग एज वेल एज पोएम वर्स, तो यही है विजुअल प्रेजेंटेशंस, ये देख लेना आप। अब इसमें प्री-रैफेलाइट के मेंबर के बारे में दे रखे हैं, कौन कौन मेंबर थे, बस इनके आप नाम याद रख लेना, इनके अंदर की देखने की जरूरत नहीं है। डांटे गैब्रियल रोस्टी, विलियम होलमैंड हंट, नाम देख लेना बस आप। जॉन एबर्ट मिलास, विलियम मैकले रोस्टी, जेम्स कोलिंसन एंड फ्रीडरिक जॉर्ज स्टेफन्स और थॉमस वुलनर। ये हमारे हो गया कंप्लीट प्री-रैफेलाइट प्रोजेक्ट। अब अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अब आता है द नोटी 19। द नोटी 19 इज अ टर्म, एक टर्म है यूज टू डिस्क्राइब, जो यूज़ किया जाता है लास्ट डिकेड में से होता है 10 साल, लास्ट 10 साल को दिखाने के लिए विक्टोरियन इरा के इन इंग्लिश लिटरेचर में, विच अकर्ड इन द 19th सेंचुरी, जो 19th सेंचुरी में था, मतलब 19th सेंचुरी के लास्ट 10 ईयर को दिखाने को नोटी 90 कहते हैं। कि उसमें क्या क्या होता है। ड्यूरिंग दिस टाइम सम राइटर्स रिबेल अगेंस्ट द एस्टेब्लिश्ड रोम्स, इस समय जो राइटर थे रिबेल किया था, विद्रोह किया था अगेंस्ट द एस्टेब्लिश्ड रोम्स, जो वहाँ के मापदंड थे ऑफ विक्टोरियन आर्ट एंड लिटरेचर के खिलाफ ये थे कि ऐसे नहीं होना चाहिए। देयर आइडियाज़ इंक्लूड, इसमें कुछ आइडिया इंक्लूडेड हैं। इटरेशंस ऑफ द ओल्ड फार्मूला ऑफ इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। सेकेंड है वर्शिप्स ऑफ पावर rather दैन ब्यूटी, कि पावर की वर्शिप करो, ब्यूटी की नहीं। चैलेंजेस द ओल्डर वैल्यू ऑफ आर्ट एंड द लिटरेचर। कुछ राइटर हैं जो इसने विद्रोह किया था विक्टोरियंस आइडिया के, उसमें इंक्लूडेड हैं मैथ्यू अर्नोल्ड, ऑस्कर वाइल्ड एंड थॉमस हार्डी। इसमें और थोड़ा सा दे रखा है, इसे और देख लेना आप। नोटी 19 वॉज अ ग्रुप ऑफ 19th सेंचुरी, लास्ट डिकेड ऑफ द 19th सेंचुरी, 1819 से 19 तक वॉज द टाइम पीरियड ऑफ नोटी 90। नोटी 90 का टाइम पीरियड था, मतलब 19th सेंचुरी के लास्ट 10 ईयर। कब से होंगे, 1890 से 90 जरूरत है, इसे ही है नोटी 19 कहा गया है। दे रिवोल्टेड अगेंस्ट द फीचर्स ऑफ विक्टोरियन एज, वे विक्टोरियन एज के फीचर्स के अगेंस्ट रिवोल्ट करते थे। देयर वर न्यूमरस डेवलपमेंट इन विक्टोरियन एज, विक्टोरियन एज में काफ़ी डेवलपमेंट हुए थे। रिच पीपल बेनिफिटेड अ लॉट फ्रॉम इंडस्ट्रियलाइजेशन, से रिच पीपल को काफ़ी बेनिफिट हुआ था। बट पुअर पीपल सफर्ड अ लॉट, लेकिन पुअर पीपल को काफ़ी सफ़र करना पड़ा है। नोटी 1920 टू ब्रिंग अ चेंज, इसलिए नोटी 19 चेंज चाहते थे इस वजह से। तो देख लिया आपने किस वजह से नोटी 19 चेंज चाहते थे। नोटी 19 भी हो गया। अब हम मॉडल की तरफ चलते हैं। मॉडल में कौन कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं, तो ये देख सकते हैं आप, ये मॉडल पेपर है जिसमें आपकी 7th यूनिट है। हमारे इस 7th यूनिट का नाम है रोमांटिक एज एंड 19th सेंचुरी। ये मैं आपको मॉडल पेपर दिखा रही हूँ, इसमें थोड़ा सा दे रखा है, इसे आप पढ़ सकते हैं। ऐसे इतनी कोई ज़रूरत नहीं है पढ़ने की, छोड़ भी दें आप इसे, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। ये फिर इसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दे रखे हैं। फर्स्ट है हमारा द 19th सेंचुरी इज़ द गोल्डन एज ऑफ चिल्ड्रंस लिटरेचर एलोबरेट। इसे एक्सप्लेन कीजिए कि 19th सेंचुरी बच्चों के लिए एक गोल्डन एज है। तो इसमें दे रखा है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, आप इसे छोड़ देना। द 19th सेंचुरी इज़ फ्रिक्वेंटली सीन एज द गोल्डन एज ऑफ चिल्ड्रंस लिटरेचर। लिवियस कार्लोल्स की है एलिस इन द वंडरलैंड एंड
and through the looking glass narrate the stories of Alice who finds herself in a place called Wonderland। ठीक है, इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इसे छोड़ भी दें, कोई याद करने की इसे ज़रूरत नहीं है। फिर आ जाएगा हु वर द, मैं आपको वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बता रही हूँ, उसमें कौन कौन से आपको देखने हैं, कौन से आपको पढ़ने हैं, तो आप वही कर लीजिए, वही बहुत है। हु वर द 7th मेंबर ऑफ द प्री रैफेलाइट, मतलब 7 मेंबर कौन थे प्री रैफेलाइट। मैंने आपको बताया था प्री रैफेलाइट एक ग्रुप ऑफ पेंटर एंड पोइट का था, तो उसमें से ये पूछ रहा है 7th मेंबर कौन से थे। वे मैंने आपको पहले भी बता दिया है, इसमें पूरे दे रखा है, आप इसमें से भी पढ़ सकते हैं। ये दे रखा है विलियम होलमैन हंट, जॉन एबर्ट मिलास, विलियम मैकले रोस्टी, दांते गैब्रियल रोस्टी, और फिर जाएगा जेम्स कॉलिंसन, फ्रेडरिक जॉर्ज स्टेफन्स, थॉमस वोल्मर। फिर जाएगा हमारा क्वेश्चन 3, व्हाट इज़ द स्पैन ऑफ विक्टोरियन एज, मतलब विक्टोरियन एज का विस्तार क्या है, उसका वर्णन कीजिए। वही दे रखा है आपको जो मैंने बताया था, 1937 से 1901 के एज को हम विक्टोरियन एज कहते हैं, क्योंकि 1937 में द ईयर विच क्वीन विक्टोरिया वाज क्राउन्ड, क्योंकि 1997 वह एज है जब क्वीन विक्टोरिया ने ताज पहना था या वो जिस पद पर बैठी थी। और फिर 1901 ईयर ऑफ द हिज डेथ, और अपने वे डेथ के समय ही उससे उतरी थी, मतलब जब डेथ हो गई तो फिर कहाँ उस पर पदभार रहेगा, तो उनका डेथ का समय था, तब तक उन्होंने पदभार संभाला 1937 से। अब इसमें दे रखा है व्हाट इज़ द नोटी 19 इंग्लिश, तो लास्ट डिकेड ऑफ द 19th सेंचुरी इज कॉल्ड द नोटी 19। नेक्स्ट, हु वॉज मैथ्यू अर्नोल्ड। मैथ्यू अर्नोल्ड कौन था? मैथ्यू अर्नोल्ड वॉज एक विक्टोरियन पोइट था, क्रिटिक्स था एंड एजुकेशनिस्ट था। ही इज़ नोन फॉर एलिजी कंपोस्ट, वह अपने एलिजी कंपोस्ट, एलिजी एक दुख घटना पर लिखी जाती है, उसे एलिजी बोलते हैं, जो पोएम हमारी दुख भरी घटना पर लिखी जाती है, स्पेशली किसी की मृत्यु पर, उसे हम एलिजी बोलते हैं, उसे आपने पढ़ा भी होगा एलिजी। कंपोज्ड इन अ लिरिकल फॉर्म, ही रेटेड शेक्सपियर, मिल्टन एंड वर्ड्सवर्थ टू बी द आइकॉनिक पोएट ऑफ ऑल टाइम। ठीक है, फिर आ जाएगा 6th क्वेश्चन, डिस्क्राइब द सोशल कंडीशंस ऑफ इंग्लैंड ड्यूरिंग द विक्टोरियन एज। मतलब विक्टोरियन एज के दौरान इंग्लैंड की कंडीशन बताइए, सोशल कंडीशन। तो पीस ऑफ प्रॉस्पेरिटी का एक एज था वो इंग्लैंड के लिए। फ्यू कॉलोनियल वार, कुछ कॉलोनियल वार हुए थे। पीपल जो कर रहे थे फेल्ट सेफ एंड सिक्योर इन देयर आइलैंड होम। पीपल फेल्ट महसूस कर रहे थे सेफ और सिक्योर इन देयर आइलैंड होम पर। वॉट वॉज द प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड। प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड क्या है? तो प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड वॉज अ ग्रुप ऑफ इंग्लैंड, एक ग्रुप ऑफ वॉज अ ग्रुप ऑफ इंग्लिश पेंटर था, पोइट एंड आर्ट क्रिटिक्स का था, विच वॉज फाउंडेड इन, जो पाया गया था सितंबर 1848, लेटर इट वॉज नोन एज, जो 1848 में पाया गया था, और फिर बाद में उसे प्री रैफेलाइट के नाम से जाना जाता था। फिर आ जाता है हमारा गिव द नेम ऑफ द पेसिमिस्ट पोइट ऑफ द 1990। पेसिमिस्ट मतलब होता है निराशावादी, तो निराशावादी पोइट के बारे में बताइए 1990 के। ठीक है, ये हमारा थॉमस हार्डी, जॉन डेविसन, अर्नेस्ट हाउसन, और आ जाएगा हमारा ए हाउसमैन। तो इनमें से आप बस ये दो ही देख लेना, ये हल्के से है, थॉमस हार्डी और जॉन डेविसन। फिर आ जाएगा हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, द विक्टोरियन एज इवोक अ न्यू वर्ड वेयर गॉड सीम्स अननेसेसरी एलोबरेट्स। फिर अगर आप इसे पढ़ना चाहें तो देख लेना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जना इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए मैं आपको नहीं बता रही हूँ। अगर आप पढ़ना चाहें, हिंदी इंग्लिश दोनों में दे रखा है, वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिए आराम से। फिर आ जाएगा हमारा क्वेश्चन 2, व्हाट पीरियड इज कॉल्ड द रोमांटिक पीरियड इन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ये तो पिछले वाला क्वेश्चन दे दिया है ना, पिछली यूनिट में जो था, तो इसलिए हम इसे यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। आप देखना चाहें देख सकते हैं वीडियो पॉज करके, पिछली यूनिट का है वैसे रोमांटिक। डिस्कस द साइकोलॉजिकल रियलिज्म इन विक्टोरियन एज, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर आप पढ़ना चाहें तो वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिए। फिर आ जाएगा हमारा सम विक्टोरियन पोइट रोट सिंपल टू एंटरटेन हाउ, कैसे? तो
इम्पोर्टेंट ये भी नहीं है, आप देख लीजिए अगर आपको देखना है तो। मैं आपको वो बता रही हूँ जो इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा घिचपिच मत करिए, इतना याद भी नहीं रहता पेपर के टाइम पर। फिर आ जाएगा हमारा लॉन्ग क्वेश्चन, डिफाइन द रोमांटिसिज्म एंड डिस्कस एनी रोमांटिक पोइट इन डिटेल। ये भी लास्ट यूनिट, इन सब में, हाँ लास्ट यूनिट का ही है, हमने देख लिया था। ठीक है, आप देख लीजिए, इससे इम्पोर्टेंट सा है, थोड़ा सा देख लेना आप इसे। वो मैंने आपको लास्ट वीक भी बता दिया था रोमांटिक पोइट के बारे में। तो ये इन्होंने रोमांटिसिज्म के बारे में देख रखा है, वो मैंने आपको पहले बता दी थी। चाहे आप उसमें से कर लीजिएगा और चाहे आप इसमें से इसे थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। तो उन्होंने एक पोइट दे रखा है, कीट एज अ रोमांटिक पोइट, इसे आप देख लेना, पढ़ लेना इसे आप। इसमें चाहे आप 2-4 और पोइट के नाम लिख लेना, उसे एक्सप्लेन कर देना, अच्छा रहेगा। फिर आ जाएगा हमारा डिस्कस द नॉन फिक्शन वर्क डेवलप्ड इन द विक्टोरियन एज। इसे आप बस एक बार देख लेना, अगर आप देखना चाहें तो। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, चाहे इसे स्किप भी कर देना। हिंदी इंग्लिश दोनों में दे रखा है, आप आराम से पढ़ सकते हैं। मेंशन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोमांटिसिज्म इन इंग्लैंड। तो इंग्लैंड में रोमांटिसिज्म की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो इन्होंने दे रखी है, वो मैंने आपको पहले ही बता दी है, इन्हें आप देख सकते हैं। इन्हें देखने की ज़रूरत नहीं है ना, लास्ट यूनिट में मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बता दी थी। पता नहीं क्यों इन्होंने लास्ट यूनिट का आप दे रखा है, तब तो दिया नहीं, अब दे दिया, कोई नहीं, चलो हमने तो कर लिया है, अब आप बस इसे एक बार देख लेना। रह जाएगा हमारा राइट अ नोट ऑन विक्टोरियन पोइट्री। विक्टोरियन पोइट्री पर एक नोट लिखिए, मैंने आपको ये पूरा अच्छे से करा रखा है, आप बस इसे देख सकते हैं। तो देख, ये रहा हिंदी में। तो चलिए, हमारी ये 7th यूनिट पूरी कंप्लीट हो गई है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे यूनिट 8, जिसका हमारा नाम है 20th सेंचुरी। तो चलिए, तब तक के लिए बाय बाय।